और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात हिजबुल्लाह पर इजराइल के सबसे बड़े स्ट्राइक की। दरअसल गाजा में जो युद्ध बीते 1 साल से चल रहा है, उसमें एक तरफ है इजराइल और दूसरी तरफ है ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह और हमास। 2 महीने पहले इजराइल ने हमास के टॉप लीडरशिप को धराशायी किया, तो अब हिजबुल्लाह लीडर नसरल्लाह को मारकर वॉर जोन में इजराइल ने बड़ी बढ़त ले ली है। लेकिन इजराइल ने आखिर इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, रिपोर्ट देखिए। 5, 4, 3, 2, 1। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से एक कमांड आता है। 450 किलोमीटर दूर बेरूत में ताबड़तोड़ धमाके होते हैं। लेबनान से एक के बाद एक तबाही की तस्वीरें सामने आती हैं। राजधानी बेरूत में हर तरफ धुएं का गुबार उठता है। लेबनान के आसमान से लगातार मौत बरस रही थी। हर तरफ धमाके हो रहे थे। हालांकि लेबनान के नागरिकों को 48 घंटे पहले ही इजराइल की तरफ से जगह खाली करने को कहा गया था, लेकिन किसी को भी इजराइल की प्लानिंग और मंशा का कोई अंदाजा नहीं था। और इजराइल ने मौका मिलते ही बेरूत पर अब तक का सबसे विध्वंसक प्लान एक्टिवेट कर दिया। इस हमले के बाद कई तरह के दावे किए गए। कहा गया कि बेरूत में 8000 से ज्यादा रॉकेट बरसाए गए। इस हमले में 14 मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गया और इसी इमारत को लेकर ही दुनिया भर में सनसनी फैल गई। कहा गया इस इमारत के नीचे ही हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर है, जहां इजराइल के खिलाफ हमले की प्लानिंग हो रही थी और उसी कमांड सेंटर में उसका चीफ दफन हो गया। लेकिन ना तो इजराइल, ना ईरान और ना ही हिजबुल्लाह के सूत्र इस हमले को लेकर पुख्ता जानकारी दे रहे थे। वॉर जोन को लेकर दुनिया भर में अफवाहों और दावों का सिलसिला जारी रहा और इस विध्वंसक अटैक के करीब 20 घंटे बाद इजराइल सबसे बड़ा ऐलान करता है, हसन नसरल्लाह का आतंक अब दुनिया से खत्म। हसन नसरल्लाह के खात्मे की खबर पूरी दुनिया में सनसनी की तरह फैलती है। नसरल्लाह के अंत के साथ इजराइल ने अपने 32 साल पुराना इंतकाम पूरा किया। दरअसल शुक्रवार शाम 6 बजे के आसपास इजराइल को खुफिया जानकारी मिली, जिसमें बताया गया कि नसरल्लाह अपने कमांड सेंटर में बैठक के लिए पहुंचा है। जानकारी थी कि 14 मंजिला इमारत के बेसमेंट से हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर ऑपरेट हो रहा था। बिना समय गवाए इजराइल की तरफ से मिशन न्यू ऑर्डर लॉन्च कर दिया गया। बेरूत पर ताबड़तोड़ 8000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। दावा है कि इसी हमले में नसरल्लाह मारा गया। जिस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा था, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में थे। दावा है कि यूएनजीए के संबोधन के बाद नेतन्याहू अपने होटल रूम में बने कंट्रोल सेंटर पहुंचे। वहीं से इजरायली सेना को हमले का ऑर्डर जारी किया गया और ये आदेश लैंडलाइन फोन के जरिए दिया गया, जैसा तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। इजराइल के जिस हमले में नसरल्लाह मारा गया, उसकी प्लानिंग कई दिनों से चल रही थी। एक तरफ मोसाद इंटेलिजेंस जुटाकर तेल अवीव पहुंचा रहा था, तो वहीं उसी खुफिया जानकारी के आधार पर लेबनान में एक के बाद एक कई स्ट्राइक हो रहे थे। बीते कुछ महीनों में ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के पूरे नेटवर्क को तबाह कर दिया, जिसमें हिजबुल्लाह का ऑपरेशन चीफ इब्राहिम अकील। 30 जुलाई के हमले में हिजबुल्लाह का दूसरा सबसे सीनियर लीडर फुआद शुकर पहले ही मारा जा चुका है। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह के अलग अलग इलाके और ब्रिगेड के टॉप कमांडर को इजराइल ने पहले ही मार गिराया है। इन सफल ऑपरेशंस के बाद हिजबुल्लाह जहां कमजोर पड़ गया था, वहीं इजराइल का कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ रहा था। बीते कुछ दिनों से हिजबुल्लाह को नेस्तानाबूद करने के लिए इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी थी। बेरूत और आसपास के इलाकों में ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे। It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. Look at the second map. It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. इसके बाद नेतन्याहू ने दोनों नक्शों को एक साथ हाथ में उठाया।
जिसमें एक तरफ इजराइल, मिस्र और सूडान को उम्मीद और भविष्य बताया, तो दूसरी तरफ ईरान, सीरिया, इराक और यमन को अंधेरे का दौर। बेंजामिन नेतन्याहू जब दुनिया के सामने इजराइल के इरादे बता रहे थे, ठीक उसी वक्त तेल अवीव में नसरल्लाह को मार गिराने की तैयारी चल रही थी और उसी वक्त नसरल्लाह अपने बचे कुचे टॉप कमांडर्स के साथ इजराइल से बदला लेने की तैयारी कर रहा था। लेकिन एक बार फिर बाजी इजराइल ने मारी। 17 सितंबर को पेजर हमले कर हिजबुल्लाह को साइकोलॉजिकल वॉर में मात देने के बाद इजराइल ने अब एक साथ ईरान, सीरिया, इराक, हमास और हिजबुल्लाह सभी को अपनी काबिलियत और कैपेबिलिटी का सबूत दिखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लौट के मुइज्जू अब भारत आ रहे हैं। दरअसल चालबाज चीन से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का मोह भंग होता जा रहा है और उन्हें अपनी भूल का एहसास भी होने लगा है। इसलिए अब वैश्विक मंचों से वो मान रहे हैं कि उनके मंत्री ने भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी की थी। यही नहीं, वो सफाई दे रहे हैं कि उनकी नीति इंडिया आउट की नहीं है। मालदीव्स में इंडिया आउट का नारा देकर सत्ता में आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को लगता है कि अब अपनी भूल का एहसास हो गया है। उन्हें दुनिया भर में भारत की ताकत का एहसास भी होने लगा है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि साल भर पहले उनके सुर कुछ और थे और अब वो कोई और ही भाषा बोल रहे हैं। मतलब ये कि अब वो भारत की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि संबंधों को सुधारते दिख रहे हैं। आज उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके मंत्री ने जैसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर बेतुकी टिप्पणी की, वो गलत थी। When we are talking about our minister saying something against Prime Minister Modi, even uttering a word that is disrespectful to somebody else is wrong. Let alone, how can killing be right? Nobody has the right to kill anybody. यही नहीं, अब उन्होंने सफाई भी दी है कि उनकी पॉलिसी मालदीव फर्स्ट की थी, ना कि इंडिया आउट की। जबकि सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने चीन के इशारे पर कैसे भारत से दूरी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अब अगले महीने भारत आ रहे हैं। देखिए, मुइज्जू मालदीव्स का जो रवैया भारत के प्रति बदल रहा है, वो उसको असलियत फेस कर रहा है 2 डायमेंशंस में। एक तो कि भारत का वो पड़ोसी है, सबसे निकट देश, हम उसके हैं बड़े, उसकी कोई भी ज़रूरत हो इमरजेंसी में भारत ही है देश जो उसको इमीडिएट मदद पहुंचा सकता है। ये मुइज्जू देख चुका है। साफ है, वक्त बदलता है तो सुर भी बदलते हैं। कुछ ऐसे ही भारत और मालदीव के रिश्तों की सच्चाई सामने आ रही है और चीन का झूठ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पाकिस्तान की। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यूएन में घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, हिंदुस्तान पर झूठे आरोपों की बरसात कर रहे थे। आज उनके बयान पर जवाब देने की बारी भारत की थी। भारत ने ऐसा बयान दिया कि पाकिस्तान का पूरा झूठ बेनकाब हो गया। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक का सबसे सुरक्षित ठिकाना है। दुनिया यह भी जानती है कि पाकिस्तान हर जगह आतंक का सप्लायर है। दुनिया यह भी जानती है कि हिंदुस्तान में भेजे जाने वाले आतंक का आका कौन है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यूएन के मंच से दुनिया को बेशर्म दलील दे रहे हैं। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने फरियाद लगाई है। शहबाज शरीफ ने एक तरफ कश्मीर राग अलापा, तो वहीं भारत की बढ़ती सैन्य ताकत को अपने लिए बड़ा खतरा भी बताया। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत बार बार पीओके छीनने की धमकी देता है, तो दुनिया को इस पर ध्यान देना चाहिए। Even more worryingly, it is engaged in massive expansion of its military capabilities, which are essentially deployed against Pakistan. Its war doctrines envisage a surprise attack and a limited war under the nuclear overhang. Thoughtlessly, India has spurned Pakistan's proposals for a mutual strategic restraint regime. Its leadership has often threatened to cross the line of control. पाकिस्तानी पीएम का झूठ सुना आपने, दुनिया हंस रही होगी। भारत ने शहबाज शरीफ के बयान का जोरदार जवाब दिया। यूएन के मंच से भारतीय राजनयिक
भाविका मंगल नंदन ने कहा, पाकिस्तानी पीएम का बयान घटिया है। सेना द्वारा संचालित एक देश आतंकवाद, मादक पदार्थों की सप्लाई, अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए दुनिया भर में बदनाम है। वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला कैसे कर सकता है? For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. The real truth is that Pakistan covets our territory. राजनयिक भाविका ने पाकिस्तान पर जोरदार घेराबंदी की। बोला, पाकिस्तान जैसे देश के लिए कहीं भी हिंसा के बारे में बात करना सबसे बड़ा पाखंड है। हैरानी वाली बात यह है कि जिस देश का इतिहास चुनावों में गड़बड़ी वाला है, वो एक लोकतंत्र में राजनीतिक विकल्प की बात करता है। शहबाज शरीफ खौफ से भरे हुए हैं। यूएन में भारत के खिलाफ बयान नहीं देंगे तो उनकी सेना चैन से नहीं रहने देगी। उनकी स्क्रिप्ट पाकिस्तानी सेना के कमांडरों ने लिखी थी। उस स्क्रिप्ट की एक लाइन पर गौर कीजिए। शहबाज फरमा रहे हैं कि भारत पाक को छीनने की धमकी देता है। सवाल उठता है कि जिस देश ने धोखे से जमीन हथियाई हो, जिसका हक नहीं बनता, वो यूएन में कैसे रो सकता है? भारत ने यूएन के मंच से पाकिस्तान को चेतावनी दी है। पड़ोसी देश को ये समझ लेना चाहिए कि भारत के खिलाफ सीमा पार से आतंकवाद के परिणाम भुगतने होंगे। सवाल उठता है कि पाकिस्तान पीएम यूएन के मंच से रो क्यों रहे थे? दरअसल जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव से परेशान है। उसकी आतंक की दुनिया कश्मीर में कमजोर हुई है। कश्मीरी युवक आतंक का रास्ता छोड़ रहे हैं। सीमा पार से घुसपैठ पर लगाम लगाया गया है। कश्मीर के आम लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। जाहिर है कि शहबाज शरीफ जोर जोर से रोएंगे। बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की। और अगर गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए। न्यूयॉर्क में भारत ने शहबाज शरीफ को तगड़ा जवाब दिया है। पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब किया। जब जब शहबाज शरीफ झूठ का पुलिंदा खोलेंगे, तब तब यही होगा, बुरी तरह से एक्सपोज होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात एक होश उड़ा देने वाली खबर की, जो आई है दिल्ली के रंगपुरी इलाके से, जहां एक मकान के अंदर पूरे परिवार के शव बरामद हुए, जिसमें पिता समेत 4 दिव्यांग बच्चियों के शव संदिग्ध हालत में मिले। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन पड़ोसियों के दिए बयान के आधार पर पुलिस इसे आत्महत्या का केस ही मान रही है और इसके पीछे की वजह बीमारी और गरीबी बताई गई। दिल्ली के रंगपुरी इलाके से ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई जिसे सुनने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यहाँ एक मकान के अंदर 4 बच्चियों और उनके पिता के शव बरामद हुए। खास बात ये कि ये चारों बच्चियां दिव्यांग थीं। पुलिस को जब पड़ोसियों से घर में संदिग्ध हालात की खबर मिली तो पीछे के दरवाजे से एक टीम घर के अंदर दाखिल हुई, जहां कमरे के बिस्तर पर 4 बेटियों और सामने की फर्श पर पिता का शव मिला। मौत की वजह आत्महत्या बताई जा रही है। अंदेशा जताया जा रहा है कि पिता ने पहले चारों दिव्यांग बेटियों को जहर दिया, फिर खुद भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। 50 साल के हीरालाल बिहार के रहने वाले थे। कोरोना के समय अपने परिवार के साथ दिल्ली आए थे। यहाँ वो कारपेंटर का काम किया करते थे। 1 साल पहले उनकी पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी, जिसके बाद दिव्यांग बच्चियों की जिम्मेदारी और गरीबी से वो टूट गए। बीते शुक्रवार को 11 बजे के आसपास पुलिस को पड़ोसियों ने सूचना दी, जब यहां से अत्यधिक बदबू आने लगी और इस फ्लैट से कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने पीछे का दरवाजा तोड़कर इन शवों को बाहर निकाला। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 4 बेटियां दिव्यांग थी, जिनकी उम्र 20 साल से 8 साल के बीच थी। चारों दिव्यांग थी, जिसकी वजह से पिता बेहद परेशान था, जो कारपेंटर के तौर पर काम करता था। पड़ोसियों के मुताबिक हीरालाल पिछले 1 साल से एक साथ कई मुसीबतों से घिरे थे, जिसका वो सामना नहीं कर पाए और हालात से हार मानकर खुदकुशी कर दी। मुझे ऐसा लगता था कि जिंदगी से परेशान था।
जिसके घर में विकलांग बच्चे पड़े हो, बीबी 1.5 साल पहले कैंसर से मर गई हो, अकेला घर में कमाने वाला इंसान हो, अकेले कमाता था वो बेचारा, और परिवार को, बच्चों को संभालता था, देखता था, अंत में तंग आ चुका होगा जिसके कारण अपना वो। बताया गया कि ये परिवार किसी से मुलाकात भी नहीं करता था और पत्नी की मौत ने हीरालाल को अंदर से इतना तोड़ दिया था कि वो ये कदम उठाने पर मजबूर हो गए। वजह के वजह इनकी तनाव है, गरीबी है, इनके घर में कोई नहीं है, बच्चे थे 4 लड़कियां, वो अपंग थे सारे। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लिहाजा सुसाइड माने जा रहे इस मामले की जांच जारी है। आसपास जो इन्वेस्टिगेशन करी उससे पता चला कि ये अपने आप को सेक्लूडेड रखते थे। 2 साल पहले तक ये बच्चियाँ स्कूल जाती थी, उसके बाद नहीं जाती थी और एक अलूफ जीवन जीते थे। फर्दर हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सभी एंगल से हम इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। वहीं पूरे परिवार का शव हीरालाल के भाई को सौंप दिया गया है। शाम को आने के बाद ही, चूंकि 4 बेटियां दिव्यांग थी, उनके खाने पीने की व्यवस्था करता था। 1 साल पहले उसकी पत्नी की कैंसर से मौत हो चुकी थी। ऐसे में हीरालाल बेहद परेशान रहता था और बीते दिनों उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। जब बॉडीज बरामद की गई तो उसके पास से सल्फास भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक पूरे मामले की जांच की गई। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रूफ होता है कि पिता ने अपनी 4 बेटियों को जहर देकर खुदकुशी कर ली। सहयोगी रंजन के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली।